नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सूरज और आज की अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर क्वेश्चंस की झड़ी लगने वाली है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहली चीज़, बाकी की मैं अब आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, सब कुछ आपके ऊपर है। सिंपल सी बात है भाई, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ और पढ़ा के जाऊँगा, बस बाकी सब आपके ऊपर है। चलो तो देखते हैं। आज जो पिछला प्रोनाउन हमने कवर किया है, उस प्रोनाउन के अंदर हमने लास्ट तक सीखा था। जो लास्ट था वो था अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ शब्द देखे, उनको किस तरह से समझा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब चीज़ें। वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना पाए, बहुत ना के बराबर। कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पहचान पूछी जाती है, तो उसके लिए बस वो थोड़ा सा कवर कराया गया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की, और ये मान लीजिए कि अब तक सीखे हुए सारे प्रोनाउन की जड़ यहाँ तक आप पहुँचे हैं, और ये हमारा मकसद था कि यहाँ से ये चीज़ें हम ज़रूर निकालें। ठीक है, तो चलो देखो आज का क्लास शुरू करते हैं। जो प्रोनाउन हम आज सीखने वाले हैं, उस प्रोनाउन का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बच्चों, एक बार बोल के बता दो। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन शब्द से ही पता चलता है रिलेट करना, यानी कि किसी के साथ संबंध बताना। ठीक है, अब संबंध किसका किसके साथ बताया जाता है, वो चीज़ें हम सोचने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपके सामने कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि हु, फिर आता है आपके पास whom, और फिर आता है which। एक बार के लिए आपके पास ये तीन चॉइसेस हैं, who, whom, which। अब आपको लग रहा होगा सर यही शब्द तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने देखे। लग रहा है, बिल्कुल आपने ज़रूर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी इन शब्दों को देखा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मुझे इतना बताएं कि क्या वहाँ पर प्रोनाउन का नाम क्या था, एक बार बताइए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेट करने का मतलब होता है, आपने बताया, पूछना, टू आस्क, किसी से पूछने की बात करते हो, यानी कि उन शब्दों को क्या फंक्शन करना पड़ेगा। अगर वो शब्द सवाल पूछने का काम करते हैं तो वो क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और वही शब्द अगर आपका किसी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम करे, रिलेट करने का काम करे, तो बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, अब समझने की और कोशिश करते हैं। जो बात मैंने कही फंक्शन पे, अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात कहूँ, मैं कहूँ दिस इज़ माइन। अगर मैंने कहा दिस इज़ माइन, तो ये इज़ आपकी वर्ब है, और ये वर्ब यूज़ हुई इस दिस के लिए, तो दिस यहाँ पर नाउन की जगह पर आने वाला क्या हुआ, प्रोनाउन दोस्तों। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैंने लिखा होता दिस हाउस इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, तो ये इज़ आपकी क्या हुई, वर्ब, और वर्ब से पहले हाउस अपने आप में नाउन है, आप जानते ही हैं। अगर ये नाउन है तो नाउन के साथ चिपक के आने वाला शब्द, नाउन के बारे में जानकारी देने वाला शब्द प्रोनाउन नहीं, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है दोस्तों। तो देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई शब्द अपने आप में ये यही रहेगा, ये नाउन है तो नाउन ही रहेगा, ये एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगी, नहीं। उसको यूज़ किस तरह से किया जा रहा है डिपेंड उस चीज़ पे करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट को, जो मैंने ऊपर लिखा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अरे हु भी मिटा दिया क्या, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास है हु और whom, और फिर तीसरा शब्द which। हम लोग जानते हैं कि हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, whom हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। वहीं पर अगर बात करें विच की, तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, ज़रूरत के हिसाब से यही अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप सब लोगों को पता है। जब आप बात करते हो इन दोनों शब्दों की, तो ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, पर्सन, यानी कि इंसानों के लिए यूज़ हुए। वहीं पर अगर किसी और चीज़ के लिए अगर आप बात करते हो तो आपने विच को यूज़ किया। ठीक है, पर्सन के अलावा किसी भी चीज़ के लिए आपको यूज़ करने की इजाज़त मिली तो वो किसकी, विच की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखे हुए सेंटेंस आपके पास, शिवानी इनवाइटेड अ गर्ल, ब्लैंक इज़ हर फ्रेंड। ठीक है, शिवानी इनवाइटेड अ फ्रेंड, ब्लैंक इज़ हर फ्रेंड। अगला सेंटेंस, अंकिता सॉ अ बॉय, ब्लैंक फॉलोड हर। इन सभी क्वेश्चंस पे आप अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, कीजिए प्लीज़। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें दोस्तों, करना ही है आपको। ठीक है,
यहीं हूँ मैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। देख सकते हो आप मुझे। हेलो ओके, देखते हैं। सो ठीक है। शिवानी इनवाइटेड अ गर्ल, आगे लिखा हुआ है इज़ हर फ्रेंड। देखो, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात सीखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको ज़रूरत है रिलेटिव प्रोनाउन लिखने की दोस्तों, किसकी ज़रूरत है? रिलेटिव प्रोनाउन की। तो आपको देखना होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज़ किसके लिए कर रहे हो। आप जिस किसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, जिस किसी के साथ आप रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हो, वो ठीक इससे पहले आया हुआ शब्द हुआ। अगर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है नेम ऑफ पर्सन, क्या दोस्तों? नेम ऑफ पर्सन। तो पर्सन के लिए आपके पास चॉइसेस हैं कितनी? आपके पास चॉइसेस हैं या तो हु या फिर हुम, या तो हु या फिर हुम। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा, ये डिपेंड करता है किस बात पर कि इस दो सेंटेंसेस को जिनको आप रिलेट करना चाह रहे हो उसमें से जो आगे वाला सेंटेंस है, अगर उस आगे वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है या नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिसिंग क्या है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मिसिंग हुआ तो आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में ज़रूरत किसकी है? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट का रोल कौन निभा सकता है? हु। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी दोस्तों? हु की। वहीं पर अगर हम एक दूसरे कंसेप्ट की बात करें, आपको किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ नज़र आता है नेम ऑफ पर्सन और फिर आपको ब्लैंक दिया गया है, आने वाले सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट तो है, साथ में उसकी वर्ब भी आपको मिल गई, लेकिन क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पर किसकी ज़रूरत हुई? आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव केस की, और ऑब्जेक्टिव केस बनने का काम कौन करेगा दोस्तों? हुम। और ये बन रहा है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या लिखी हुई ये दो बात आपको समझ में आई दोस्तों? क्या लिखी हुई ये बात आपको समझ में आई? चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। शिवानी इनवाइटेड अ गर्ल, ये लिखा हुआ शब्द अपने आप में गर्ल एक नेम ऑफ पर्सन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नेम ऑफ पर्सन है। ये रहा आपका वर्ब और उसके बाद में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इज़ हर फ्रेंड। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट है या उसकी जगह पर लिखी हुई कोई और दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट मुझे पता है इस सेंटेंस में मिलाकर वर्ब से पहले किसकी ज़रूरत है? एक सब्जेक्ट की। और सब्जेक्टिव केस का कौन यूज़ कर सकते हो आप? हु। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अंकिता सो अ बॉय, ब्लैंक लिखा हुआ है, फॉलोड अपने आप में एक वर्ब हुई। वर्ब के लिए ज़रूरत किसकी हुई आपको? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के लिए फिर से ज़रूरत किसकी पड़ी आपको? हु की। सेंटेंस नंबर 3 लिखा हुआ है संजय कॉल्ड रीना ही लव्ड, ये रही आपकी वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। सब्जेक्ट आपके पास गिवन है, तो कुल मिलाकर आप उसे क्या दे सकते हो भैया? ऑब्जेक्ट दे सकते हो। सब्जेक्ट अगर अवेलेबल है तो आप सब्जेक्ट तो नहीं लिख सकते, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश की? होम ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, शायद ये बात क्लियर हो रही होगी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट पहले से ही अवेलेबल है तो हम पीछे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस नंबर 3, पुलिस अरेस्टेड अ शॉपकीपर, पुलिस अरेस्टेड अ शॉपकीपर, ब्लैंक लिखा हुआ है नोबडी लाइक्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है नोबडी लाइक्ड। लाइक्ड अपने आप में एक वर्ब हुई, वर्ब का ये रहा आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आपने क्या लिखना सही समझा? होम। ये रहा आपका नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगला सेंटेंस, हर्षिता बॉट अ स्कूटी, हर्षिता बॉट अ स्कूटी, आगे लिखा हुआ है ब्लैंक वॉज ब्यूटीफुल। देखो ये रही आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, जो भी वर्ब के बाद, बट कुल मिलाकर बात हमें समझ आती है इस वर्ब के पास क्या नहीं? सब्जेक्ट नहीं। अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं तो आप सब्जेक्ट ही देना चाहोगे। क्या लिखना चाहोगे भाई? सब्जेक्ट के लिए तो हु है आपके पास, वही तो लिखोगे। शाबाश। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे दोस्तों? विच। क्यों? देखो थोड़ी देर पहले हम जिस चीज़ को ढूंढते हुए आ रहे थे वो क्या थी? नेम ऑफ पर्सन। क्या स्कूटी किसी इंसान को कहते हो आप? क्या स्कूटी किसी इंसान को कहते हो? नहीं। तो थोड़ी देर पहले हमने एक बात समझी थी, जब इंसानों की बात होगी तभी आप इन दो शब्दों को यूज़ करोगे। इंसानों के अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, वस्तुओं से है। चलो मैं इसको और इजी लिख देता हूँ। अगर आपको नज़र आती है थिंग्स यानी कि वस्तुएं, या फिर आपको नज़र आता है एनिमल, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे दोस्तों? विच। ठीक है,
अब इसीलिए चलो कंसेप्ट हमारे पास तैयार हुआ तीसरे नंबर पर, और वो कंसेप्ट ये बनता है कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में आपको यहाँ पर नज़र आता है क्या, या तो थिंग्स या फिर एनिमल, तो आगे आप हमेशा हु और हुम छोड़कर किसके साथ जाना चाहोगे, विच के साथ। अब हम एक चीज़ जानते हैं, विच ही अपने आप में कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस। तो आगे अगर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट मान लो नहीं है तो ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट, ये शब्द आपका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। वेरी सिंपल। आगे का सेंटेंस आपका एज इट इज़ फंक्शन करेगा। देखते हैं, इस सेंटेंस में वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं, तो ये विच यहाँ पर फंक्शन कर रहा है सब्जेक्टिव केस की तरह से। योगेंद्र गॉट अ जॉब, ब्लैंक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ही ड्रीम्ड, ये रही आपकी वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट आपके पास है, लेकिन कुल मिलाकर जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो वो अपने आप में इंसान तो नहीं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको यूज़ करने की इजाज़त मिली क्या, विच। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखो एक और लास्ट सेंटेंस बचा है, लेकिन यहाँ तक इसको सॉल्व करने से पहले आपको वापस सेंटेंस नंबर फर्स्ट पे मैं ले जाता हूँ, और हम एक छोटी सी गलती छोड़ते हुए आए हैं। ठीक है, शायद अब आपको नज़र आ रही होगी, समझने की कोशिश करें दोस्तों। जब आप इस पर्सन की बात कर रहे हो और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको दिया जाता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दिया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये नज़र आ रहा है ना सबको? चलो थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ, बाकी नज़र आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस में आपको दिया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले जिस किसी को भी रिलेट करता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीसीडेंट। ये फुल फॉर्म इधर लिख देता हूँ भाई मैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो आपका जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले आपको नज़र आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब जिसके लिए आप आगे की बातें यूज़ कर रहे हो। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ने वाला ये जो भी सेंटेंस हुआ, इसे हम कहने का काम करते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का मतलब सारी की सारी जानकारी किसकी है, उस एंटीसीडेंट की। भाई रिलेटिव जिसके साथ रिलेट कर रहे हो उसके बारे में आपने पूरा सेंटेंस लिखा है, तो कुल मिलाकर आपके पास इस एंटीसीडेंट की इंफॉर्मेशन है। अगर इस एंटीसीडेंट की इंफॉर्मेशन आपके पास है तो एक चीज़ का ख्याल रखें, स्पेसिफिक बन जाता है, और उस केस में इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, आर्टिकल द की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिकल द की। अब यहाँ पर वापस आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन के रूल्स तो फॉलो होते ही हैं। वो चीज़ आपने सीखी है, आपको पता है प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता तो नहीं लगाना, अगर बाकी कॉमन नाउन के साथ लगता है तो लगाना है। शिवानी इनवाइटेड अ गर्ल, शिवानी ने किसी लड़की को इनवाइट किया, यहाँ तक ये बात ठीक थी, लेकिन इस लड़की की इन्फॉर्मेशन अगर आगे लिखी हुई है हु इज़ हर फ्रेंड, जो कि उसकी दोस्त है, तो ये गर्ल अब स्पेसिफिक हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं द की ज़रूरत हुई। इस लड़के की इन्फॉर्मेशन आगे के सेंटेंस में दी हुई है। अब ये रहा आपका रीना अपने आप में किसी का प्रॉपर नाउन है, इसके साथ किसी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं होता, इसका मतलब हुआ नो आर्टिकल। अगर ज़ीरो लिख के काटा गया मतलब नो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है पुलिस अरेस्टेड अ शॉपकीपर। शॉपकीपर की पूरी जानकारी आपके पास इस सेंटेंस में है, तो यकीनन ये स्पेसिफिक हुआ, आर्टिकल द की ज़रूरत हुई। समझ में आई बात। अगला सेंटेंस देखिए, हर्षिता बॉट अ स्कूटी। हर्षिता ने कोई भी एक स्कूटी खरीदी विच वॉज ब्यूटीफुल, जो कि ब्यूटीफुल थी। अरे भाई उसकी जानकारी दे रहे हो तो ये स्कूटी स्पेसिफिक हुई, और अब इसके साथ लगाना पड़ा द। ठीक है, अगला सेंटेंस है योगेंद्र गॉट अ जॉब। योगेंद्र को एक नौकरी मिली। अरे भाई वही नौकरी मिली जो उसे चाहिए। द आने का सस्पेंस देखो, शिवानी ने उस लड़की को इनवाइट किया जो उसकी दोस्त है। ऐसा नहीं कहा शिवानी ने किसी लड़की को इनवाइट किया, शिवानी ने उस लड़की को इनवाइट किया जो उसकी दोस्त है। ठीक है, हर्षिता ने वो स्कूटी खरीदी जो कि बहुत सुंदर है। तो इस तरह से योगेंद्र को वो जॉब मिली जिसका उसने कभी ख्वाब देखा, राइट। तो इस ए को हटाकर जॉब को किया स्पेसिफिक। ठीक है, प्रियंका ऑर्डर्ड अ फोन, आपको पता चल गया यहाँ पर एंटीसीडेंट अगर आना है तो इस ए की नहीं ज़रूरत किसकी हुई, आर्टिकल द की। अब यहाँ पर फ़ोन
आगे लिखा हुआ है शी फाउंड ऑन अ वेबसाइट। कुल मिलाकर हमारा एंटीसीडेंट के नाम पर जो भी चीज़ है अपने आप में एक थिंग, एक वस्तु हुई, और इसीलिए आपने क्या चुना, विच। अगर केस की बात करी जाए कि कौन से केस में विच यूज़ हुआ है, तो आपके पास आंसर है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आगे सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, ज़रूरत किसकी थी, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ तक की बातें आई होप आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है क्या दोस्तों? चलो फटाफट ये 3 चीज़ें जो मैंने इधर लिखवाई हैं नोट्स बनाकर, इनको ज़रूर समझ लें। ये 3 आपकी पूरी कहानी का सार है। ठीक है, चलो अब और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं मिटा दूँ एक बार इसको, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, और इस बात को जितना आसान मैं बना सकता हूँ उतना आसान बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको 2 रूल एक साथ समझाता तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता। मैंने आपको पहले सिर्फ एक चीज़ समझाई ताकि दूसरे पे आपका फोकस ना रहे। जब वो दिमाग में बैठ गई तब यहाँ पर और फिर दोनों एक साथ प्रैक्टिकल किया। ठीक है, तो आप मेरी स्पीड को लेकर चिंता ना करें। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ तो ये आपकी गलती है। मैं स्लो नहीं, मैं हर एक डिटेल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मैं हर एक बारीक डिटेल लेके चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है इतनी बारीकी की हमें ज़रूरत नहीं है तो आप रुक जाइए। आपको चाहिए वही, जिस इंसान को घुटनों के बल चलना नहीं आता वो खड़ा नहीं हो सकता। जो खड़ा होना नहीं जान सकता वो चल नहीं सकता, और जो चलना नहीं जानता वो दौड़ नहीं सकता। तो दौड़ने के लिए, अगर आप दौड़ना चाहते हो तो पहले घुटनों के बल, फिर उसके बाद खड़ा होना, फिर चलना, उसके बाद दौड़ना, और फिर दौड़ने की प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आप पैदा हुए और आप भागने लगे, नहीं ना। तो ठीक वही चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेज़ी के बड़े बड़े पैसेजेस सॉल्व करने हैं तो आपको वक्त देना होगा, अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि कहीं से भी कोई बारीकी आपसे छूटे ना, आप बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें आती हैं हमारे इसके अंदर। और प्रोनाउन कितना डीप तक आपको डैमेज कर सकता है ये क्वेश्चन पेपर, किसी भी क्वेश्चन पेपर देखकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चंस की मैंने कहा बारिश होती रहेगी, आज बारिश लगातार करा दे। मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस लिखने का काम करता हूं। ठीक है, लिखता हूं। ओके,
अपनी चॉइसेस को टिक टॉक कीजिए। वही रिलेटिव प्रोनाउन और आपकी चॉइसेस हैं आपके पास हु, whom, दोबारा लिखता हूँ who, whom and which। ठीक है, अपनी चॉइसेस को मार्क कीजिए। टेक योर टाइम गाइज। चलिए, अपने अपनी चॉइसेस आपने मार्क कर ली होगी, ठीक है, और अपने अपने आंसर्स आप लोगों ने देने शुरू कर दिए। चलो अब देखते हैं पहले सेंटेंस के अंदर विष्णु मेट अ प्रोफेसर इज। अब थोड़ी देर पहले तुरंत आपको एक बात याद आई, सर अभी आपने सिखाया अगर एंटीसीडेंट के बारे में हम आगे डिटेल देने ही वाले हैं, किसी भी नाउन के बारे में या हम आगे डिटेल देने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, तो सॉरी नाउन के बारे में, तो नाउन के साथ आपको आर्टिकल द यूज़ करना है इन केस अगर वो ले सकता है तो द यूज़ हुआ। द प्रोफेसर ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, कुल मिलाकर नेम ऑफ पर्सन है। आगे लिखा हुआ है वर्ब, और वर्ब के लिए आपने यहाँ पर लगाना ठीक समझा होगा हु, ठीक है। अगला सेंटेंस है विशाखा कॉल्ड अ पुलिस मैन, ब्लैंक दिया हुआ है आई थिंक। लो जी, आगे सेंटेंस आ गया, तो भाई सब्जेक्ट है आपके पास, आपने क्या ठीक समझा होगा हुम, ठीक है। अगला सेंटेंस है रमन फाउंड द सेल फोन ही हैड लॉस्ट। अब सेल फोन की वजह से आपने ठीक समझा होगा विच। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है शर्मिला इंट्रोड्यूस्ड, क्या हाँ गड़बड़ है, अरे भाई बिल्कुल गड़बड़ है। देखो ये लिखा हुआ जो आई थिंक है अपने आप में एक अलग सेंटेंस तो नहीं कहीं, इस आई थिंक ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और ये लिखी हुई फिर से हेल्पिंग वर्ब। भाई एक बार गौर से देखो, हमने पहले भी ये चीज़ समझी है कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का क्या काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिखा हुआ छोटा सा सेंटेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और एक अलग सेंटेंस है जिसको बीच में रखा हुआ है। इस वर्ब का सब्जेक्ट तो आपके पास है, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसकी जगह यहाँ तो नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। आप एक काम कीजिए, इस आई थिंक के बगैर एक बार पढ़ के देखिए सेंटेंस को। विशाखा कॉल्ड अ पुलिसमैन, सबसे पहले यहाँ पर द पुलिसमैन हमें इम्प्रूवमेंट करना हुआ। विशाखा कॉल्ड द पुलिसमैन whom इज हर अंकल, ठीक है क्या, whom इज हर अंकल, नहीं ना, समझ आ गई होगी आपको बात को, who इज हर अंकल। अब इस आई थिंक को आप सबसे पहले या सबसे लास्ट में भी बोल के देख सकते हैं। आई थिंक विशाखा कॉल्ड द पुलिस मैन हु इज हर अंकल। आप इस आई थिंक को सबसे लास्ट में बोल के देखते हैं, विशाखा कॉल्ड द पुलिस मैन हु इज हर अंकल आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एग्ज़ाम हमें जानबूझकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो चीज़ मैंने सिखाई, ऐसे बहुत से टीचर्स रटाने का काम करते हैं कि रट लो, आगे सब्जेक्ट देखते ही तुरंत हो लगा देना, होम लगा देना, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो कभी कभी सेंटेंस में आपको ब्लैंक के बाद में जहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख कर दे देती है, वो सेंटेंस का हिस्सा ही नहीं। ये सेंटेंस जनरली आपको मिलता है आई थिंक, ठीक है। आई थिंक को आप वी थिंक, ठीक है, दे थिंक कर सकते हो, थिंक की सेकेंड फॉर्म आई थॉट, ही थॉट, दे थॉट, ये हो सकता है। या फिर कभी कभी आपको नज़र आ सकता है क्या, इट सीम्स, या फिर हो सकता है इट लाइक इट सीम्ड, ये भी हो सकता है, इसकी भी सेकेंड फॉर्म आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस, मैंने इसके कई सारे सेंटेंस बता दिए आपको, बोर्ड भरने में कोई मतलब नहीं है। आई थिंक, आई थॉट, ही थिंक, ही थिंक्स, ही थॉट, या फिर दे थिंक, दे थॉट, कई भी सारे सेंटेंस, तो छोटे छोटे सेंटेंस आपको नज़र आ सकते हैं। कुल मिलाकर इसके बाद अगर यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर क्या है, वर्ब, और क्या नहीं इसके पास, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं तो इस वर्ब के लिए आप सब्जेक्ट यहाँ पे चुनोगे, हु या विच, जिसकी भी आपको ज़रूरत हुई, ठीक है। विच कब, जब आपका एंटीसीडेंट, आपको पता है विच यूज़ करने की कहानी, ठीक है। और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल दोबारा हैं, तो आप यहाँ पर क्या चुनेंगे, whom। भाई सिंपल सी कहानी है, ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख के दूँ क्या, चलो जी लिख देते हैं दोबारा, कोई बात नहीं है, मैंने ही खिचड़ी कर दी।
अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर लिखने की, आप हु लिखेंगे कब? जब यहाँ पर आपको नज़र आता है आई थिंक जैसा कोई भी छोटा सेंटेंस, आई थिंक हो सकता है, इट सीम्स हो सकता है, इट सीम्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर आई बिलीव्ड हो सकता है, ऐसा भी आई बिलीव्ड हो सकता है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगी वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर आपको दिया गया यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आप होम तब लिखेंगे जब इस छोटे से सेंटेंस के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाए सब्जेक्ट और वर्ब। अगर ये चीज़ें नज़र आ जाएं तो यहाँ पे क्या लिखोगे? होम। अगर सब्जेक्ट नहीं नज़र आए तो लिखोगे हु। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर तो यही चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये छोटा सेंटेंस। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। शर्मिला इंट्रोड्यूस्ड द बॉय, शर्मिला ने उस लड़के को इंट्रोड्यूस किया। बॉय हुआ, आपको पता चला या तो हु होगा या हुम होगा, दोनों में से एक आपने रखना चाहा। ठीक है दोस्तों, अब हु और हुम अगर आपने रखा तो ये लिखा हुआ है वी थॉट। चलो कोई बात नहीं, आगे हमें बढ़ना पड़ा। देखा वर्ब तो है, अरे वर्ब तो है लेकिन मिसिंग क्या है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो इन दोनों में से कौन सा केस चुना आपने? सब्जेक्टिव केस। गलत क्या हुआ? होम। समझ में आई बात? लास्ट सेंटेंस, कॉल द बॉय। ओ ये क्या लिखा हुआ है भाई? वी। कॉल द बॉय ब्लैंक वी हैव सेलेक्टेड। तो जाहिर सी बात है ये वी आपका क्या हुआ? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास है तो इस बॉय के लिए आपने क्या लिखना? ठीक समझा? होम। थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। और सेंटेंसेस आपके सामने। अब लेवल को थोड़ा सा अप किया जाएगा। अब लेवल को थोड़ा सा अप कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपने ये पार कर लिया, ये चीज़ें समझ ली, तो यकीन मानिए आपके अब बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ से जो आपका पार्ट है वो प्रोनाउन से थोड़ा परे जा चुका है। अगर हम बात करें रीट के एग्ज़ाम की, तो रीट के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के सेंटेंसेस को कंजंक्शन या फिर लिंकिंग डिवाइस के नाम पर दिया जाता है और वहाँ पर ऐसी चॉइसेस दी जाती हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस तेरे नाम। सेंटेंस नंबर फर्स्ट,
ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हैं आप लोगों के सामने, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व। ओके, देखते हैं, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके पास में दो तरह की कैटेगरीज हैं, मैं समझा देता हूँ, आपके जो भी आंसर्स आए हैं उसके हिसाब से हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में दो तरह के आंसर्स आए हैं। ठीक है, और दो तरह के आंसर्स कैसे कैसे हो सकते हैं और उसमें दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं मैं मेरी तरफ से बताता हूँ। एक कंसेप्ट काम करता है जिसे हमने कहा डेफिनेट। क्या कहा? डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट होने का मतलब क्या चीज़ डेफिनेट होनी चाहिए भाई? डेफिनेट जो चीज़ होनी चाहिए वो होती है एंटीसीडेंट। क्या होता है दोस्तों? एंटीसीडेंट। अगर आपका एंटीसीडेंट का मतलब समझ गए ना, जो ब्लैंक के अंदर जिसकी भी वजह से आप हु, हुम या विच चुन रहे थे वही तो एंटीसीडेंट है। ठीक है, अगर वो दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप भर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूं, जिसे आपने कहा इनडेफिनेट दोस्तों, क्या कहा? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट होने का मतलब हुआ दिए गए सेंटेंस में एंटीसीडेंट के नाम पर चीज़ आपके पास मिसिंग है। एंटीसीडेंट के नाम पर जब कुछ भी नहीं तो आप आगे के सेंटेंस के हिसाब से जो भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके साथ क्योंकि एंटीसीडेंट मिसिंग है इसीलिए जोड़ने का काम करेंगे आप एवर। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? एवर। तो समझ में आया, एवर हर कहीं पे नहीं लगाते, एवर सिर्फ उस जगह पे लगता है जब आपके पास एंटीसीडेंट मिसिंग हो। देखो, कॉल द कैंडिडेट्स आपके पास एंटीसीडेंट अवेलेबल है, नेम ऑफ पर्सन हुआ यू फाउंड, अपने आप में एक अलग सेंटेंस हमें नजर आ रहा है क्योंकि आगे वर्ब दी हुई है। इसका सब्जेक्ट हमने चुना क्या? हु। ठीक है, हु आर सुटेबल फॉर द पोस्ट। समझ में आया? अगला सेंटेंस है He shared the details with दे दिया आपको, preposition अपने आप में कोई name of person नहीं, आगे दिया हुआ है verb आपको, और verb के बाद में आपको नजर आ रहा है क्या? object। सेंटेंस के पास किसकी कमी है दोस्तों? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के लिए आपने क्या चुना? हु। अच्छा, हु क्यों चुना? उसने वही डिटेल शेयर करी, तो किसके साथ करेगा? किसी दीवार से करेगा नहीं भाई, इंसान से शेयर करेगा डिटेल्स। तो अगर डिटेल शेयर करने की बात हुई, बात तो इंसान की हुई, इसीलिए यहाँ पर क्या चुना गया? हु। और हु होने की वजह से आपने यहाँ पर क्या चुना? हु होने की वजह से इंसान होने की वजह से आपने हु चुना, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर एंटीसीडेंट नाम की जो चीज़ आपको चाहिए होती थी वो तो मिसिंग है। इस एंटीसीडेंट मिसिंग होने के चलते ही आपने इसके साथ जोड़ने की कोशिश की, क्या? एवर। तो क्या बना? Whoever met him। समझ में आया दोस्तों? सेंटेंस नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है इंडिया हेल्प्ड नीडेड इट। अब इस बात के दो मतलब हो सकते हैं, समझने की कोशिश करना। कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज़ समझो, आपके पास एंटीसीडेंट तो मिसिंग है ही, एंटीसीडेंट तो नहीं है, तो यानी कि एवर तो आपको यूज़ करना ही है। एवर तो पक्का आएगा। क्यों आएगा? एंटीसीडेंट मिसिंग होने की वजह से। इंडिया ने मदद करी, अब यहाँ पर इंडिया ने जिसकी मदद करी, अगर सेंस जाता है कंट्री को लेकर, हर उस देश की जिस देश को उसकी ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, तो आप क्या करेंगे? तब तो आपको करना हुआ इंडिया हेल्प्ड विच एवर कंट्री नीडेड इट, अगर कंट्री गिवन है तो। लेकिन हेल्प की ज़रूरत एक्चुअल में किसी देश को ना पढ़कर किसको पड़ती है? इंसानों को। भाई किसी पत्थर को मदद नहीं चाहिए, किसी घर को मदद नहीं चाहिए, किसी हथियार को मदद नहीं चाहिए, मदद चाहिए एक इंसान को, और इंसान के लिए आपने क्या चुना? हु। ठीक है, तो हु एवर। अगर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ जाता कंट्री, सेम सेंटेंस लेकिन कंट्री नाम होता, तो कंट्री होने, शब्द होने की वजह से आपको क्या चुनना पड़ता? विच एवर। ठीक है दोस्तों, सो इंडिया हेल्प्ड हूएवर नीडेड इट। अगला सेंटेंस है बाय यू लाइक। बाय यू लाइक। अब देखो, सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। बाय आपको दिया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, ज़रूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या चुनोगे? होम। लेकिन एक बार देखो, बात हो रही है खरीद की,
खरीदने की, तो क्या इंसानों को खरीदोगे? नहीं। वही बात यकीनन चीज़ों की हुई, लेकिन कुल मिलाकर हमें ये नहीं पता कि एंटीसीडेंट के नाम पर क्या चीज़ है, और अब हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि एंटीसीडेंट हो क्या सकता है। तो ऐसे में आपके पास में दो चॉइसेस हैं, और पहली चॉइस आपके पास विच एवर, जो कि एज इट इज़ है, क्योंकि जिन भी चीज़ को खरीदोगे ऑब्जेक्ट हुई अपने आप में, लेकिन आपके पास सुटेबल और चॉइस आती है, वो है व्हाट के साथ एवर लगाया जाए। ठीक है, व्हाट के साथ एवर लगाया जाए। तो यहाँ पर आपके पास में आप चाहें तो विच एवर कर सकते हैं, बट ज़्यादा सुटेबल क्या होगा दोस्तों, वट एवर यू लाइक, जो कुछ भी। तो वट भी अपने आप में एक रिलेटिव कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, वट, जो। ठीक है, समझ में आया आपको? इनवाइट, यू नो, इनवाइट करोगे भाई, किसको करोगे? पता ही आपको, इंसानों को, तो वट एवर तो आप करोगे नहीं। अगर आपको पता है बात इंसानों की हो रही है, तो आप हु या हुम चुनना चाहोगे, हु या हुम चुनना चाहोगे। लेकिन आगे वर्ब होने की वजह से, और वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर है आपके पास तो सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, आपने क्या चुना, हुम। कुल मिलाकर एंटीसीडेंट आपके पास मिसिंग है, और इस एंटीसीडेंट मिसिंग होने की वजह से आपने क्या चुना, एवर। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपने एंजॉय करी होगी। ये पार्ट अभी भी अधूरा है, इसका और एडवांस लेवल हम सीखेंगे अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज। Have a good day. Thank you.